नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी उपन्यास पर। तो लीजिए, ट्वाइलाइट का अध्याय 4 दृश्य लेकर फिर से हाजिर हूं। तो सुनते हैं। दृश्य यानी विजन। मैं स्कूल वापस चला गया। यह सही काम था, व्यवहार करने का सबसे सही तरीका। दिन के अंत तक लगभग सभी अन्य छात्र भी क्लास में वापस आ गए थे। केवल टायलर और बेला और कुछ अन्य जो शायद दुर्घटना का उपयोग क्लास छोड़ने के अवसर के रूप में कर रहे थे, अनुपस्थित रहे। मेरे लिए सही काम करना इतना कठिन नहीं होना चाहिए था, लेकिन पूरी दोपहर मैं उस इच्छा के खिलाफ अपने दांत पीस रहा था जो मुझे भी छोड़ने के लिए तरस रही थी, ताकि लड़की को फिर से ढूंढा जा सके। एक पीछा करने वाले की तरह, एक जुनूनी पीछा करने वाला पिशाच। आज स्कूल किसी तरह असंभव रूप से और भी अधिक उबाऊ था, जितना कि एक सप्ताह पहले था। कोमा जैसा ऐसा लग रहा था जैसे ईंटों, पेड़ों, आसमान मेरे आसपास के चेहरों से रंग उड़ गया हो। मैं दीवारों की दरारों को घूरता रहा। एक और सही काम था जो मुझे करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर रहा था। बेशक यह एक गलत काम भी था। यह सब व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक कलन के दृष्टिकोण से न केवल एक पिशाच, बल्कि एक कलन जो एक परिवार से संबंधित है। हमारी दुनिया में ऐसा दुर्लभ राज है। सही काम कुछ इस तरह होते हैं। मैं तुम्हें क्लास में देखकर हैरान हूँ एडवर्ड। मैंने सुना है कि तुम आज सुबह उस भयानक दुर्घटना में शामिल थे। हाँ, मैं शामिल था मिस्टर बैनर, लेकिन मैं भाग्यशाली था। एक दोस्ताना मुस्कान। मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। काश मैं टायलर और बेला के लिए भी यही कह पाता। वे कैसे हैं? मुझे लगता है कि टायलर ठीक है। विंडशील्ड ग्लास से बस कुछ मामूली खरोंचे हैं। हालांकि मुझे बेला के बारे में पक्का पता नहीं है। एक चिंतित भाव ऊपर उठी। उसे शायद सिर में चोट लगी हो। मैंने सुना है कि वह कुछ समय के लिए बहुत ही अस्पष्ट थी, यहाँ तक कि कुछ देख भी नहीं पा रही थी। मुझे पता है कि डॉक्टर चिंतित थे। ये इस तरह से होना चाहिए था। यही मैं अपने परिवार के प्रति ऋणी हूँ। मैं तुम्हें क्लास में देखकर हैरान हूँ एडवर्ड। मैंने सुना है कि तुम आज सुबह भयानक दुर्घटना में शामिल थे। कोई मुस्कान नहीं। मुझे चोट नहीं लगी। मिस्टर बैनर ने अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर डाला, असहज होते हुए। क्या तुम्हें पता है टायलर क्रॉली और बिला स्वान कैसे हैं? मैंने सुना है कि कुछ चोटें आई हैं। मैंने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता। मिस्टर बैनर ने अपना गला साफ किया। हाँ, ठीक है, उन्होंने कहा। मेरी ठंडी निगाहों से उनकी आवाज थोड़ी तनावपूर्ण लग रही थी। वह जल्दी से कक्षा में सामने वापस चले गए और अपना लेक्चर शुरू कर दिया। ऐसा करना गलत था जब तक कि आप इसे अधिक अस्पष्ट दृष्टिकोण से न देखें। मुझे लगा कि लड़की की पीठ पीछे उसकी निंदा करना बहुत ही अशिष्टता है, खासकर तब जब वह मेरी कल्पना से भी अधिक विश्वसनीय साबित हो रही थी। उसने मुझे धोखा देने के लिए कुछ भी नहीं कहा था, जबकि ऐसा करने के लिए उसके पास अच्छे कारण थे। क्या मैं उसे धोखा दूंगा जब उसने मेरा रहस्य छिपाने के अलावा कुछ नहीं किया? श्रीमती गॉफ के साथ लगभग ऐसी ही बातचीत हुई थी, बस अंग्रेजी के बजाय स्पेनिश में, और एम्मेट ने मुझे एक लंबी नजर से देखा। मुझे उम्मीद है कि आज जो हुआ उसके लिए तुम्हारे पास एक अच्छा स्पष्टीकरण होगा। रोज लड़ने के लिए तैयारी पर है। मैंने उसकी ओर देखे बिना अपनी आंखें नचाई। वास्तव में मेरे पास एक बिल्कुल सही स्पष्टीकरण था। बस मान लीजिए कि मैंने लड़की को कुचलने से वैन को रोकने के लिए कुछ किया ही नहीं होता। मैं उस विचार से पीछे हट गया, लेकिन अगर उसे टक्कर लगी होती, अगर वह घायल हो गई होती और खून बह रहा होता, लाल तरल पदार्थ ब्लैक टॉप पर बह रहा होता, हवा में ताजे खून की गंध फैल रही होती, मैं फिर से कांप उठा। लेकिन सिर्फ डर से नहीं, मेरा एक हिस्सा इच्छा से कांप उठा। नहीं, मैं उसके खून को बहते हुए नहीं देख पाता।
और यह हम सभी को और अधिक स्पष्ट और चौंकाने वाले तरीके से उजागर कर देता। यह बिल्कुल सही बहाना था, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये बहुत शर्मनाक था और मैंने इस बारे में बहुत बात तक नहीं सोचा। फिर भी जैस्पर से सावधान रहो, एम्मेट मेरी कल्पना से बेखबर बोला। वह इतना क्रोधित नहीं है, लेकिन वह अधिक दृढ़ है। मैंने देखा कि उसका क्या मतलब था और एक पल के लिए कमरा मेरे चारों ओर घूम गया। क्रोध की चमक इतनी भयावह थी कि एक लाल धुंध ने मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया। मुझे लगा कि मैं इसमें घुट जाऊंगा। एडवर्ड, खुद पर काबू करो, एम्मेट अपने विचार मुझ पर चिल्लाया। उसका हाथ मेरे कंधे पर आ गया, मुझे मेरी सीट पर पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं अपने पैरों पर कूद पाता, उसने शायद ही कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। लगभग कभी भी इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह किसी भी पिशाच से बहुत अधिक शक्तिशाली था जिसका हमने कभी सामना किया था। लेकिन उसने अब इसका इस्तेमाल किया। उसने मुझे नीचे धकेलने के बजाय मेरी बांह पकड़ ली। अगर वह धक्का दे रहा होता तो मेरे नीचे की कुर्सी गिर जाती। आराम से, उसने आदेश दिया। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। मेरे सिर में गुस्सा जल रहा था। जैस्पर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक हम सब बात नहीं कर लेते। मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि किस दिशा में जा रहा है। मैंने आराम करने पर ध्यान केंद्रित किया और एम्मेट के हाथ को ढीला महसूस किया। खुद का और अधिक तमाशा न बनाने की कोशिश करो, तुम पहले से ही काफी मुसीबत में हो। मैंने एक गहरी सांस ली और एम्मेट ने मुझे छोड़ दिया। मैंने नियमित रूप से कमरे में चारों ओर खोज की, लेकिन हमारा टकराव इतना छोटा और मौन था कि एम्मेट के पीछे बैठे कुछ लोगों ने इस पर ध्यान दिया। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है और उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। कलन सनकी थे, हर कोई पहले से ही यह जानता था। लानत है बच्चे, तुम बड़ी गड़बड़ में हो, एम्मेट ने कहा। उसके स्वर में सहानुभूति थी। मुझे काटो, मैंने अपनी सांस के नीचे से बड़बड़ाया और मैंने उसकी धीमी हंसी सुनी। एम्मेट ने मन में कोई शिकायत नहीं रखी और मुझे उसकी सहज स्वीकृति के लिए अधिक आभारी होना चाहिए। लेकिन मैं देख सकता था कि जैस्पर के इरादे उसे समझ में आ रहे थे, कि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि यह सबसे अच्छा कदम कैसे हो सकता है। धीरे धीरे क्रोध उबल रहा था, मुश्किल से काबू में आ रहा था। हाँ, एम्मेट मुझसे ज्यादा ताकतवर था इसलिए, लेकिन उसने मुझे कुश्ती में के मैच में अभी तक नहीं हराया था। उसने दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने धोखा दिया था, लेकिन विचारों को सुनना मेरे व्यक्तित्व का उतना ही हिस्सा था जितना कि उसकी अपार शक्ति उसका हिस्सा थी। हम एक लड़ाई में बराबरी पर थे। एक लड़ाई? क्या यह यहीं तक पहुंचने वाला था? क्या मैं अपने परिवार से एक ऐसे इंसान के लिए लड़ने जा रहा जिसे मैं मुश्किल से ही जानता था? मैंने एक पल के लिए उस बारे में सोचा, मेरी बाहों में लड़की के शरीर की नाजुक भावना के बारे में, उसी के साथ अलौकिक रूप से मजबूत और तेज स्वभाव से हत्या करने वाली मशीनें, जैस्पर, रोज और एम्मेट। हाँ, मैं उसके लिए लड़ूंगा, अपने परिवार के खिलाफ। मैं कांप उठा, लेकिन उसे असुरक्षित छोड़ना उचित नहीं था जब मैं उसे खतरे में डालने वाला व्यक्ति था। हालांकि मैं अकेले नहीं जीत सकता था, उन तीनों के खिलाफ नहीं। और मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे सहयोगी कौन होंगे। निश्चित रूप से कार्लाइल, वो किसी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन वह रोज और जैस्पर के इरादों के पूरी तरह खिलाफ होंगे। शायद मुझे बस इतना ही चाहिए था। इसमें शक है मुझे, वो भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। वह कार्लाइल से असहमत होने से नफरत करेगी, लेकिन वह किसी भी ऐसी योजना के पक्ष में होगी जो उसके परिवार को एकजुट रखे। उसकी पहली प्राथमिकता ये नहीं होगी कि क्या सही है, बल्कि मैं होऊंगा। अगर कार्लाइल हमारे परिवार की आत्मा थे तो एस्मे दिल थी। उसने हमें एक नेता दिया जो अनुसरण करने योग्य था। उसने उस अनुसरण को प्रेम का कार्य बना दिया।
हम सभी एक दूसरे से प्यार करते थे, यहाँ तक कि जैस्पर और रोज के प्रति मेरे गुस्से के बावजूद, यहाँ तक कि लड़की को बचाने के लिए उनसे लड़ने की योजना बनाने के बावजूद मुझे पता था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। एलिस, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। यह शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि वह क्या देखती है। मैंने कल्पना की कि वह विजेता का पक्ष लेगी, इसलिए मुझे बिना किसी मदद के यह करना होगा। मैं अकेले उन सबसे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं लड़की को अब मेरे कारण चोट नहीं पहुंचाने वाला था। इसका मतलब हो सकता है कि टालमटोल की कार्रवाई हो। अचानक थोड़े हादसे के साथ मेरा गुस्सा कम हो गया। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि लड़की मेरे द्वारा उसका अपहरण किए जाने पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। बेशक मैं शायद ही कभी उसकी प्रतिक्रियाओं का सही अनुमान लगा पाता, लेकिन आतंक के अलावा उसकी और क्या प्रतिक्रिया हो सकती होगी। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसे कैसे संभालूं। उसका अपहरण करके मैं बहुत लंबे समय तक उसके करीब नहीं रह पाऊंगा। शायद मैं उसे उसकी माँ के पास वापस पहुंचा दूं। इतना भी खतरों भरा होगा उसके लिए और मेरे लिए भी। मुझे अचानक एहसास हुआ, अगर मैं उसे गलती से मार दूं, मुझे यकीन नहीं था कि इससे मुझे कितना दर्द होगा, लेकिन मुझे पता था कि यह बहुआयामी और तीव्र होगा। समय तेजी से बीत गया, जबकि मैं अपने आगे की सभी जटिलताओं पर विचार कर रहा था। घर पर मेरा इंतजार कर रही बहस, मेरे परिवार के साथ संघर्ष, वो हदें जहां तक मुझे जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। खैर, मैं ये शिकायत नहीं कर सकता था कि इस स्कूल के बाहर का जीवन निरस था। लड़की इतनी बदल गई थी। हेमलेट और मैं चुपचाप कार की ओर चल दिए। तभी घंटी बजी। वो मेरे बारे में और रोजली के बारे में चिंता कर रहा था। वह जानता था कि जब पक्ष चुनने का समय आएगा तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा, और यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। बाकी लोग भी कार में हमारा इंतजार कर रहे थे। वे भी चुप थे। हम एक बहुत ही शांत समूह थे। सिर्फ मैं ही चिल्लाने की आवाज सुन सकता था। बेवकूफ, पागल, मूर्ख, स्वार्थी, गैर जिम्मेदार। रोजली ने अपने दिमाग की पूरी ताकत से लगातार अपमान की धारा बहाई। इससे दूसरों की आवाज को सुनना मुश्किल हो गया, लेकिन मैंने उससे जितना हो सका अनदेखा किया। जैस्पर के बारे में एमिट सही था। उसे अपने रास्ते का पक्का पता था। एलिस परेशान थी। जैस्पर के बारे में चिंता कर रही थी, भविष्य की छवियों के माध्यम से सोच रही थी। जैस्पर लड़की की ओर चाहे जिस दिशा में आए, एलिस हमेशा मुझे वहां देखती, उसे रोकते हुए। दिलचस्प बात यह है कि इन दृश्यों में ना तो रोजली है और ना ही एमिट उसके साथ थे। इसलिए जैस्पर ने अकेले काम करने की योजना बनाई। इससे चीजें बराबर हो जाती हैं। जैस्पर सबसे अच्छा था। निश्चित रूप से हम में से सबसे अनुभवी योद्धा। मेरा एक फायदा यह था कि मैं उसके कदम उठाने से पहले ही उसे सुन सकता था। मैंने अपने भाइयों के साथ कभी भी खेल में भी लड़ाई नहीं की थी, बस मजाक करते हुए। जैस्पर को चोट पहुंचाने की कोशिश करने के विचार से मुझे बीमार सा महसूस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, बस उसे रोकने के लिए, बस इतना ही। मैंने आलस पर ध्यान केंद्रित किया, जैस्पर के हमले के विभिन्न तरीकों को याद करते हुए। जैसे ही मैंने ऐसा किया, उसके दृश्य बदल गए। वो स्वान्स के घर से दूर और दूर होती चली गई। मैं पहले उसे काट रहा था। बंद करो एडवर्ड, उसने झल्ला कर कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस देखता रहा। वह आगे की ओर दूर की संभावनाओं के धुंधले अनिश्चित क्षेत्र में खोज करने लगी। सब कुछ छायादार और अस्पष्ट था। घर के पूरे रास्ते पसरा सन्नाटा नहीं हटा। मैंने घर के बाहर बड़े गराज में पार्क किया। कार्लाइल की मर्सिडीज वहां थी, एमिट की बड़ी जीप रोज की एम3 और मेरी वैनक्विश के बगल में। उसकी एम3 मेरी वैनक्विश के बगल में थी। मुझे खुशी थी कि कार्लाइल पहले से ही घर पे थे। यह सन्नाटा विस्फोटक रूप से समाप्त हो सकता था, और मैं चाहता था कि जब ऐसा हो तो वो वहीं हो।
हम सीधे डाइनिंग रूम में गए। बेशक कमरे का कभी भी इसके इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन इसमें कुर्सियों से घिरी एक लंबी अंडाकार महोगनी मेज थी। हम सभी सही प्रॉप्स को सही जगह रखने के बारे में सावधान थे। कार्लाइल इसे एक कॉन्फ्रेंस रूम के रूप में उपयोग करना पसंद करते थे। ऐसे मजबूत और अलग अलग व्यक्तित्व वाले समूह में कभी कभी शांति से बैठकर सही तरीके से चीजों पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। मुझे लग रहा था कि आज ये सेटिंग ज्यादा मदद नहीं करेगी। कार्लाइल कमरे के पूर्वी सिरे पर अपने सामान्य स्थान पर बैठे थे। एस्मे उसके बगल में थी। वे टेबल के ऊपर हाथ पकड़े हुए थे। एस्मे की आंखें मुझ पर थीं। उसकी सुनहरी गहराई चिंता से भरी हुई थी। रुको, यह उसका एकमात्र विचार था। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वह बस मेरे बारे में चिंतित थे। मैं चाहता था कि उस महिला को देखकर मुस्कुरा सकूं जो वास्तव में मेरे लिए एक माँ थी, लेकिन मेरे पास अब उसके लिए कोई आश्वासन नहीं था। मैं कार्लाइल के दूसरी तरफ बैठा था। कार्लाइल को अच्छे से आभास था कि क्या होने वाला था। उसके होंठ कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे। उसका माथा सिकुड़ा हुआ था। उनके युवा चेहरे के लिए भाव बहुत बूढ़ा लग रहा था। जब बाकी सभी भी बैठे तो मैंने देखा रेखाएं खिंच गई हैं। रोजली कार्लाइल के ठीक सामने लंबे टेबल के दूसरे छोर पर बैठी थी। वो मेरी तरफ घूर रही थी। एमेट उसके बगल में बैठा था। उसका चेहरा और विचार दोनों ही विकृत थे। जेस्पर हिचकिचाया और फिर रोजली के पीछे दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। इस चर्चा के परिणाम की परवाह किए बिना वह तय कर चुका था। मेरे दांत आपस में चिपक गए। एलिस सबसे आखिर में आई और उसकी आंखें किसी दूर की चीज पर केंद्रित थीं। भविष्य, जो अभी भी इतना अस्पष्ट था कि वह उसका उपयोग नहीं कर सकती थी। बिना कुछ सोचे समझे वह एस्मे के बगल में बैठ गई। उसने अपना माथा रगड़ा जैसे उसे सिर दर्द हो। जेस्पर बेचैनी से हिला और उसके साथ जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर वह अपनी जगह पर ही रहा। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने ये शुरू कर दिया था। मुझे पहले बोलना चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने कहा, पहले रोज, फिर जेस्पर और फिर एमेट को देखते हुए। मेरा इरादा तुम में से किसी को जोखिम में डालने का नहीं था। यह बिना सोचे समझे किया गया था और मैं अपनी जल्दबाजी की कार्रवाई के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। रोजली ने मुझे बुरी तरह से घूरा। तुम्हारा क्या मतलब है पूरी जिम्मेदारी लेना? क्या तुम इसे ठीक करने जा रहे हो? जिस तरह से तुम चाहती हो वैसे नहीं, मैंने अपनी आवाज को समान और शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। मैं इस घटना से पहले ही जाने की योजना बना रहा था। अब मैं जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि लड़की सुरक्षित रहेगी तो। मैंने अपने मन में सोचा, अगर मुझे लगता है कि तुम में से कोई उसे नहीं छुएगा तो स्थिति अपने आप हल हो जाएगी। नहीं, इसमें बड़बड़ाई। नहीं एडवर्ड, मैंने उसका हाथ थपथपाया। बस कुछ साल। हालांकि ऐसा सही है, एमेट ने कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते। यह मदद नहीं होगी बल्कि इसके विपरीत होगा। हमें यह जानना होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। अब यह पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। एलिस किसी भी बड़ी बात को पकड़ लेगी। मैंने सहमति जताई। कार्लाइल ने अपना सिर ना में हिलाया। मुझे लगता है कि एमेट सही है। एडवर्ड, अगर तुम गायब हो जाते हो तो लड़की की बात करने की संभावना ज्यादा होगी। या तो हम सब चलेंगे या फिर कोई नहीं चलेगा। वो कुछ नहीं कहेगी, मैंने जल्दी से जोर दिया। रोज विस्फोट करने की तैयारी कर रही थी। मैं चाहता था कि यह बात पहले ही सामने आ जाए। तुम उसके दिमाग को नहीं जानते, कार्लाइल ने मुझे याद दिलाया। मैं इतना तो जानता हूँ। एलिस, मेरी मदद करो। एलिस ने थके हुए भाव से मेरी तरफ देखा। मैं नहीं समझ पा रही कि अगर हम इसे अनदेखा कर दें तो क्या होगा। उसने रोज और जेस्पर की तरफ देखा। नहीं, वह उस भविष्य को नहीं देख सकती थी। तब नहीं जब रोजली और जेस्पर इस घटना को अनदेखा करने के कितने खिलाफ थे। रोजली ने जोर से हथेली मेज पर मारी।
हम उस इंसान को कुछ भी कहने का मौका नहीं दे सकते कार्लाइल। तुम्हें यह देखना चाहिए। भले ही हम सब यहाँ से गायब होने का फैसला लें, लेकिन हमारे पीछे कहानियां छोड़ना सुरक्षित नहीं है। हम अपने जैसे बाकी लोगों से बहुत अलग रहते हैं। तुम्हें पता है कि ऐसे लोग हैं जो उंगली उठाने का बहाना ढूंढते हैं। हमें किसी और से ज्यादा सावधान रहना होगा। हमने पहले भी अफवाहें छोड़ी हैं, मैंने उसे याद दिलाया। सिर्फ अफवाहें और संदेह एडवर्ड, प्रत्यक्षदर्शी और सबूत नहीं। सबूत? मैंने उपहास किया, लेकिन जैस्पर सिर हिला रहा था, उसकी आंखें सख्त थीं। रोज, कार्लाइल ने शुरू किया। मुझे खत्म करने दो। कार्लाइल, इसे कोई बड़ा कार्यक्रम बनाने की जरूरत नहीं है। लड़की ने आज अपना सिर मारा है, इसलिए हो सकता है कि वह चोट जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो। रोजली ने कंधे उचका दिए। हर इंसान कभी न जागने की संभावना के साथ सोता है। दूसरे हमसे उम्मीद करेंगे कि हम अपने बात सफाई करें। तकनीकी रूप से यह एडवर्ड का काम होगा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उसके परे है। आप जानते हैं कि मैं नियंत्रण करने में सक्षम हूँ। मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ूंगी। हाँ रोजली, हम सभी जानते हैं कि तुम एक हत्यारे के रूप में कितनी कुशल हो, मैंने गुर्राहट के साथ कहा। उसने मुझे फुफकारते हुए कहा, कुछ पलों के लिए तो मैं शब्दों से परे था। काश यह हमेशा के लिए होता है। एडवर्ड प्लीज, कार्लाइल ने कहा। फिर वह रोजली की ओर मुड़ा। रोजली, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों को तुमने मारा था उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। यह वो स्थिति नहीं है। स्वान लड़की पूरी तरह से निर्दोष है। यह पर्सनल नहीं है कार्लाइल, रोजली ने अपने दांतों से कहा। यह हम सभी की सुरक्षा के लिए है। कार्लाइल ने अपने उत्तर के बारे में सोचते हुए कुछ पलों के लिए चुप्पी साध ली। जब उसने उसे हिलाया तो रोजली की आंखें चमक उठी। उसे पहले से ही पता होना चाहिए था। भले ही मैं उसके विचारों को पढ़ने में सक्षम न होता, लेकिन मैं उसके अगले शब्दों का अनुमान लगा सकता था। कार्लाइल ने कभी समझौता नहीं किया। मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा है रोजली, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार सुरक्षा के लायक बना रहे। कभी कभार दुर्घटना या नियंत्रण में चूक हमारे व्यक्तित्व का एक अफसोसजनक हिस्सा है। खुद को बहुवचन में शामिल करना उनके स्वभाव के मुताबिक था, हालांकि उन्होंने खुद कभी ऐसी चूक नहीं की थी। एक निर्दोष बच्ची की निर्मम हत्या करना पूरी तरह से अलग बात है। मेरा मानना है कि वह जो जोखिम पेश करती है, चाहे वह अपने संदेह को बताए या ना बताए, वो बड़े जोखिम के आगे कुछ भी नहीं है। अगर हम खुद को बचाने के लिए अपवाद बनाते हैं तो हम कुछ और महत्वपूर्ण जोखिम उठाएंगे। हम जो हैं उसका सार खोने का जोखिम। मैंने अपने हाव भाव को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया। मुस्कुराना या ताली बजाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जैसा कि मैं करना चाहता था। रोजली ने मुंह बनाया। यह सिर्फ जिम्मेदारी दिखाना है, यह कठोर होना है, कार्लाइल ने धीरे से सुधारा। हर जीवन कीमती है। रोजली ने गहरी सांस ली और उसका निचला होठ पाउट में निकल आया। एम्मेट ने उसके कंधे को थपथपाया। सब ठीक हो जाएगा रोज, उसने धीमी आवाज में प्रोत्साहित किया। सवाल यह है, कार्लाइल ने आगे कहा, क्या हमें यहाँ से जाना चाहिए? नहीं, रोजली ने विलाप किया। हम अभी सेटल हुए हैं। मैं हाई स्कूल में अपने दूसरे वर्ष की पढ़ाई फिर से शुरू नहीं करना चाहती। बेशक तुम अपनी वर्तमान उम्र रख सकते हो और इतनी जल्दी फिर से घर बदलना पड़ेगा, जवाब दिया। कार्लाइल ने कंधे उचका दिए। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ बहुत कम धूप है, हम लगभग सामान्य हो जाते हैं। ठीक है, हमें निश्चित रूप से भी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या यह आवश्यक है। एडवर्ड स्वान लड़की की चुप्पी के बारे में निश्चित लगता है। रोजली ने नाक सुकोड़ी, लेकिन मुझे अब रोज की चिंता नहीं थी। मैं देख सकता था कि वह कार्लाइल के निर्णय के साथ जाएगी, चाहे वह मुझसे कितनी भी नाराज क्यों ना हो। उनकी बातचीत महत्वहीन विवरणों पर चली गई। जैस्पर अविचलित रहा। मुझे समझ में आया क्यों।
एलिस से मिलने से पहले वह एक युद्ध क्षेत्र में रहता था, युद्ध का एक अथक रंगमंच। वह नियमों का उल्लंघन करने के परिणामों को जानता था। उसने अपनी आंखों से इसके भयंकर परिणाम देखे थे। इससे बहुत कुछ पता चलता है कि उसने अपने अतिरिक्त क्षमताओं से रोजली को शांत करने की कोशिश नहीं की थी, न ही अब उसने उसे भड़काने की कोशिश की थी। वह खुद को इस चर्चा से अलग रख रहा था। इससे ऊपर जैस्पर, मैंने कहा। उसने मेरी नजरों से नजरें मिलाई। इसका चेहरा भावहीन था। वो मेरी गलती की कीमत नहीं चुकाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो उसे इससे फायदा हो? उसे आज मर जाना चाहिए था एडवर्ड। मैं बस उसे ठीक कर दूंगा। मैंने अपने हर शब्द पर जोर देते हुए खुद को दोहराया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं उसे रोकने के लिए कुछ करूंगा। उसने एक बार अपना सिर ना में हिलाया। और मैं एलिस को खतरे में नहीं रहने दूंगा, चाहे वह थोड़ा सा भी खतरा क्यों ना हो। तुम किसी के बारे में वैसा महसूस नहीं करते जैसा मैं उसके बारे में महसूस करता हूँ एडवर्ड, और तुमने वो नहीं जिया है जो मैंने जिया है। चाहे तुमने मेरी यादें देखी हो या नहीं, ये तुम नहीं समझते। मैं इस पर विवाद नहीं कर रहा हूँ जैस्पर, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इसाबेला स्वान को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा। हम एक दूसरे को घूर रहे थे। मुझे लगा कि वह मेरे आसपास के मूड को परख रहा है, मेरे दृढ़ संकल्प को परख रहा है। जैज, एलिस ने बीच में टोकते हुए कहा। उसने एक पल के लिए मेरी निगाहें थामे रखी और फिर उसकी तरफ देखा। मुझे यह बताने की जहमत मत उठाओ कि तुम खुद की रक्षा कर सकती हो एलिस। मैं पहले से ही यह जानता हूँ, इससे यह नहीं बदलता है। मैं ऐसा नहीं कहने जा रही हूँ, एलिस ने बीच में टोकते हुए कहा। मैं तुमसे एक एहसान मांगने जा रही थी। मैंने देखा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था और मेरा मुंह एक स्पष्ट आह के साथ खुला रह गया। मैं उसे घूरता रहा, चौंक गया, केवल स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एलिस और जैस्पर के अलावा हर कोई अब मुझे सावधानी से देख रहा था। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, थैंक्स, लेकिन मैं वास्तव में इसकी सराहना करूंगी यदि तुम बेला को मारने की कोशिश नहीं करोगे। सबसे पहले एडवर्ड काफी गंभीर है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों लड़ो। दूसरी बात, वो मेरी दोस्त है, कम से कम होने वाली है। यह उसके दिमाग में शीशे की तरह साफ था। एलिस मुस्कुरा रही थी, अपनी बर्फीली सफेद बांह को लड़की के गर्म नाजुक कंधों पर रखे हुए, और बेला भी मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी बांह एलिस की कमर पर रखी हुई थी। यह दृश्य एकदम साफ था, बस यह तय नहीं था कि यह कब हुआ। लेकिन एलिस, जैस्पर ने हाँफते हुए कहा। मैं उसके हाव भाव देखने के लिए अपना सिर नहीं घुमा पाया। मैं एलिस के विचारों को सुनने के लिए उसकी दृष्टि में मौजूद छवि से खुद को अलग नहीं कर पाया। मैं किसी दिन उससे प्यार करने जा रही हूँ जैज। अगर तुम उसे नहीं रहने दोगे तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। मैं अभी एलिस के विचारों में उलझा हुआ था। मैंने भविष्य को चमकते देखा, क्योंकि जैस्पर का संकल्प उसके अप्रत्याशित अनुरोध के सामने लड़खड़ा गया। वो आह उसने आह भरी। उसके अनिर्णय ने एक नया भविष्य साफ कर दिया था। देखा, बेला कुछ नहीं कहने वाली, चिंता की कोई बात नहीं है। जिस तरह से उसने लड़की का नाम लिया, जैसे कि वह पहले से ही उसकी करीबी विश्वास पात्र हो। एलिस, मेरा गला भर आया। क्या इसका मतलब है? मैंने तुमसे कहा था कि एक बदलाव आने वाला है। मुझे नहीं पता एडवर्ड, लेकिन उसने अपना जबड़ा बंद कर लिया और मैं देख सकता था कि वह कुछ और भी था। वह इसके बारे में न सोचने की कोशिश कर रही थी। वह अचानक जैस्पर पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन हालांकि वह अपने निर्णय के लिए बहुत स्तब्ध था। वह कभी कभी ऐसा करती थी जब वह मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही होती थी। क्या एलिस, तुम क्या छिपा रही हो? मैंने एम्मेट को बड़बड़ाते हुए सुना। जब भी एलिस और मैं इस तरह बातचीत करते थे तो हमेशा निराश हो जाता था। उसने अपना सिर हिलाया, मुझे अंदर न आने देने की कोशिश करते हुए। क्या यह लड़की के बारे में है? मैंने पूछा। क्या यह बेला के बारे में है? वह एकाग्रता से अपना दांत पीस रही थी, लेकिन जब मैंने बेला का नाम लिया तो फिसल गई।
उसकी फिसलन सिर्फ 1 सेकंड के सबसे छोटे हिस्से तक रही, लेकिन वह मेरे लिए काफी थी। मैं चिल नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने अपनी कुर्सी फर्श से टकराते हुए सुना, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा था। एडवर्ड कार्लाइल भी अपने पैरों पर खड़े थे और मेरे कंधे को पकड़े हुए थे। मैं मुश्किल से उनके बारे में जान पाया। यह ठोस होता जा रहा है, एलिस ने फुसफुसाया। हर मिनट तुम और अधिक दृढ़ निश्चयी होते जा रहे हो। उसके लिए वास्तव में केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो एक या दूसरा। एडवर्ड, मैं देख सकता था उसने क्या देखा, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। नहीं, मैंने फिर कहा। मेरे इनकार में कोई दम नहीं था। मेरे पैर खोखले लग रहे थे, मुझे खुद को टेबल के सहारे टिकाना पड़ा। कार्लाइल का हाथ हट गया। ये बहुत कष्टप्रद है, एम्मेट ने शिकायत की। मुझे जाना होगा, मैंने एलिस से फुसफुसाते हुए कहा, उसे अनदेखा करते हुए। एडवर्ड, हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं, एम्मेट ने जोर से कहा। लड़की से बात शुरू करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा अगर तुम चले गए तो हमें पक्का पता नहीं चलेगा वो बात कर रही है या नहीं। तुमको रुकना होगा और इस पर काबू पाना होगा। मैं तुम्हें कहीं जाते हुए नहीं देखती एडवर्ड, एलिस ने मुझसे कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम अब जा सकते हो। इस बारे में सोचो, उसने चुपचाप कहा। जाने के बारे में सोचो। मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। हाँ, उस लड़की को फिर कभी न देखने का विचार दर्दनाक था। अस्पताल के गलियारे में जहां मैंने उसे इतनी कठोर विदाई दी थी, मैंने पहले ही यह महसूस कर लिया था, लेकिन अब जाना और भी जरूरी था। मैं भविष्य में उसके लिए कोई भी खतरा नहीं चुन सकता था जिसके लिए मैंने उसे दोषी ठहराया था। मैं जैस्पर के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ एडवर्ड, एलिस ने कहा। अगर तुम चले जाओ, अगर उसे लगता है वह हमारे लिए खतरा है। मैंने ऐसा नहीं सुना, मैंने उसका विरोध किया। अभी भी हमारे दर्शकों के बारे में केवल आधा ही जानता था। जैस्पर डगमगा रहा था। वैसा कुछ नहीं करेगा जिससे एलिस को ठेस पहुंचे। अभी नहीं। क्या तुम उसकी जान जोखिम में डालोगे, उसे सुरक्षित छोड़ दोगे? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कराहते हुए कहा। मेरा सिर मेरे हाथों में गिर गया। मैं बेला का रक्षक नहीं था, मैं वह नहीं हो सकता। क्या एलिस का विभाजित भविष्य इसका पर्याप्त सबूत नहीं था? मैं भी उससे प्यार करता हूँ, या मैं करूंगा, यह एक जैसा नहीं है, लेकिन मैं उसे इसके लिए अपने आस पास चाहता हूँ। मैं भी उसे प्यार करता हूँ। मैं अविश्वसनीय रूप से फुसफुसाया। उसने आ भरी। तुम अंधे हो एडवर्ड, क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते तुम पहले से कहाँ हो? यह कल सुबह उगने वाले सूरज से भी अधिक अपरिहार है। देखो मैं क्या देख रही हूँ। मैंने अपना सिर हिलाया, भयभीत। नहीं, मैंने उन दृश्यों को बंद करने की कोशिश की जो उसने मुझे दिखाए। मुझे उस रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं। मैं चला जाऊंगा, मैं भविष्य बदल कर दूंगा। तुम कोशिश कर सकते हो, उसने कहा। उसकी आवाज संदेहपूर्ण थी। आओ चलो, एमिट ने चिल्लाया। ध्यान दो, रोज ने इस पर फुसफुसाते हुए कहा। एलिस उससे एक इंसान से प्यार करते हुए देखती। कितना क्लासिक है एडवर्ड, उसने उबकाई जैसी आवाज निकाली। मैंने मुश्किल से उससे सुना। क्या? एमिट ने चौंकते हुए कहा। फिर उसकी तेज हंसी कमरे में गूंजी थी। क्या यही चल रहा है? मैं वह फिर से हंसा। कठिन समय एडवर्ड। मैंने महसूस किया कि उसका हाथ मेरी बाह को छू रहा है, लेकिन मैंने उसे ध्यान से झटक दिया। मैं उस पर ध्यान नहीं दे सका। एक इंसान के प्यार में पड़ना, इसमें ने स्तब्ध स्वर में दोहराया। उस लड़की के लिए जिसे इसने आज बताया, उससे प्यार करोगे? क्या तुम देख रही हो एलिस? जस्पर ने पूछा। वह उसकी ओर मुड़ी। मैं उसके चेहरे के किनारे को घूरता रहा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना मजबूत है। या तो वह खुद उसे मार देगा। वह फिर से मेरी नजरों से नजर मिलाने के लिए मुड़ी, घूरते हुए। जो वास्तव में मुझे परेशान करेगा एडवर्ड। यह तो छोड़ो कि यह तुम्हारे साथ क्या करेगा। उसने फिर से जस्पर का सामना, या वह किसी दिन हम में से एक होगी, किसी ने हाँफते हुए कहा। मैं यह देखने के लिए नहीं मुड़ा कि यह कौन है। ऐसा नहीं होने वाला है। मैं फिर से चिल्ला रहा था। कोई भी है।
एलिस ने ऐसे बात की जैसे उसने मेरी बात नहीं सुनी। ये सब निर्भर करता है, उसने दोहराया। हो सकता है कि वह उसे न मारने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, लेकिन यह करीब होगा। इसके लिए उसे बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होगी, उसने सोचा। कार्लाइल से भी अधिक। एकमात्र चीज जो वह करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, वह है उससे दूर रहना। मैं आवाज नहीं निकाल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई और भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। कमरा शांत था। मैंने एलिस को देखा और बाकी सभी ने मुझे देखा। मैं 5 अलग-अलग दृष्टिकोणों से अपने खुद की भयभीत अभिव्यक्ति देख सकता था। एक लंबे क्षण के बाद कार्लाइल ने आह भरी। ठीक है, यह चीजों को जटिल बनाता है। मैं भी यही कहूंगा। एम्मेट ने सहमति व्यक्त की। उसकी आवाज अभी भी हंसी के करीब थी। मेरे जीवन के विनाश और मजाक खोजने के लिए एम्मेट का धन्यवाद। मुझे लगता है कि योजनाएं वही रहेंगी, कार्लाइल ने सोच समझ कर कहा। हम रुकेंगे और देखेंगे। जाहिर है कोई भी लड़की को चोट नहीं पहुंचाएगा। मैंने कड़ा रुख अपनाया। नहीं, जेस्पर ने धीरे से कहा। मैं इससे सहमत हो सकता हूँ और एलिस सिर्फ 2 ही तरीके देखती है। नहीं, मेरी आवाज चिल्लाहट, गुर्राहट या निराशा की चीख नहीं थी, बल्कि इन तीनों का एक संयोजन थी। नहीं, मुझे उनके विचारों के शोर से दूर जाना था। रोजली की आत्म धार्मिक घृणा, एम्मेट का हास्य, कार्लाइल का कभी न खोने वाला धैर्य। सबसे बुरा एलिस का आत्मविश्वास, उस आत्मविश्वास में जेस्पर का भरोसा। उससे भी बुरा एस्मे की खुशी। मैं कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं गुजरा तो एस्मे ने मेरा हाथ थाम लिया, लेकिन मैंने उसके इशारे को स्वीकार नहीं किया। मैं घर से बाहर निकलने से पहले ही भाग रहा था। मैंने एक ही झटके में लॉन और नदी को पार किया और जंगल में चला गया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मैं कुछ ही सेकंड में भीग गया। मुझे पानी की मोटी चादर अच्छी लगी। इसने मेरे और दुनिया के बीच एक दीवार बना दी। इसने मुझे अपने अंदर बंद कर लिया, मुझे अकेला रहने दिया। मैं बिना अपनी सीधी राह को तोड़े पहाड़ों के ऊपर से होते पूर्व की ओर भागा, जब तक कि मेरे साउंड के दूसरी ओर सिएटल की रोशनी का एक धुंधला सा संकेत दिखाई नहीं दिया। मैं मानव सभ्यता की सीमाओं को छूने से पहले ही रुक गया। बारिश में बंद, बिल्कुल अकेले। मैंने आखिरकार खुद को यह देखने के लिए मजबूर किया कि मैंने क्या किया है, किस तरह से मैंने भविष्य को विकृत कर दिया है। सबसे पहले एलिस और लड़की की एक दूसरे के गले में बाहें डाले। हाई स्कूल के पास जंगल में साथ साथ चलते हुए दृष्टि, विश्वास और दोस्ती इतनी स्पष्ट थी कि यह तस्वीर से बाहर निकलती थी। बेला की चौड़ी चॉकलेटी आंखें इस विजन से भ्रमित नहीं थी, बल्कि अभी भी रहस्यों से भरी थी। इस पल में वे सुखद रहस्य लग रहे थे। वह एलिस की ठंडी बाहों से दूर नहीं हटी। उसका क्या मतलब था? वह कितना जानती थी? भविष्य के उस स्थिर जीवन क्षण में वह मेरे बारे में क्या सोचती थी? फिर दूसरी छवि, बिल्कुल वैसी, फिर भी अब वह भयावहता से रंगी हुई थी। एलिस और बेला मेरे घर के सामने के बरामदे पर, उनकी बाहें अभी भी भरसेमंद दोस्ती में एक दूसरे के चारों ओर लिपटी हुई थी, लेकिन अब उन बाहों में कोई अंतर नहीं था। दोनों सफेद संगमरमर की तरह चिकनी, स्टील की तरह सख्त थी। बेला की आंखें चॉकलेट के रंग की नहीं थी। पुतलियों का रंग चौंकाने वाला चमकीला लाल था। उनमें छिपे रहस्य अथाह थे। स्वीकृति या वीरानी यह बताना असंभव था। उसका चेहरा ठंडा और अमर था। मैं कांप उठा। सवालों को दबा नहीं सका। समान, लेकिन अलग, इसका क्या मतलब था? ये कैसे हुआ? और अब वो मेरे बारे में क्या सोचती है? मैं उस आखिरी सवाल का जवाब दे सकता था। अगर मैंने अपनी कमजोरी और स्वार्थ के माध्यम से उसे उस खाली आधे जीवन में मजबूर किया, तो निश्चित रूप से मुझसे नफरत करेगी। लेकिन एक और भयावह छवि थी जो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आई, जो किसी भी छवि से बदतर थी। मेरी अपनी आंखें, मानव रक्त से गहरे लाल रंग की राक्षस की आंखें। बेला का टूटा हुआ शरीर मेरी बाहों में था, राख जैसा सफेद, सूखा हुआ, बेजान। यह बहुत ठोस, बहुत स्पष्ट था। मैं यह सब नहीं देख सकता था, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने इसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, कुछ और देखने की कोशिश की, कुछ भी। उसके जीवित चेहरे पर फिर से उस भाव को देखने की कोशिश की जिसने मेरे अस्तित्व के आखिरी अध्याय में मेरे दृष्टिकोण को बाधित किया था। लेकिन सब बेकार।
एलिस के उदास दृश्य मेरे सिर में भर गए। मैं उसके कारण होने वाली पीड़ा से अंदर ही अंदर तड़प उठा। इस बीच मेरे अंदर का राक्षस खुशी से नाचने लगा, अपनी सफलता की संभावना से खुश। इसने मुझे बीमार कर दिया, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। भविष्य को दरकिनार करने का कोई रास्ता होना चाहिए। मैं एलिस के विजन को खुद को निर्देशित नहीं करने दूंगा। मैं एक अलग रास्ता चुन सकता हूँ। हमेशा एक विकल्प होता है और एक विकल्प होना ही था। इसी के साथ ट्वाइलाइट एडवर्ड वर्जिन के अध्याय 4 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय निमंत्रण के साथ जल्द ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।